भारत में धर्म, समाज, संस्कृति और संविधान पर बढ़ते हुए विवाद को देखते हुए मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्ध भारत अभियान, पूर्व महानिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार, दिनांक 4 जून 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक राष्ट्रीय संवाद का आयोजन किया। इस आयोजन में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन जी, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जसपाल सिंह जी, और डॉक्टर वी.पी. अशोक, IPS, MA, PhD, DLIT, श्री हरिश्चंद्र भाटी जी, प्रसिद्ध शिक्षाविद, समाजसेवी, श्री अशोक गौतम जी, क्षेत्र में इनके सुप्रसिद्ध हैं अपने विशेष समाज सेवा के कार्य में, श्री अशोक पासी जी, सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तथा अन्य गणमान्य बुद्धिजीवी, समाजसाथी, इतिहासकार उपस्थित थे। देखिए, इन बुद्धिजीवियों ने देश की मौजूदा हालात पर क्या कहा। इस संबंध में मुझे एक अति आवश्यक सूचना भी देनी है, और वह यह है कि डॉक्टर वी.पी. अशोक, जो इस समारोह के उद्घाटक थे, उन्होंने अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया थी, इसलिए उनकी स्पीच उपलब्ध नहीं है। हम लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में माननीय जस्टिस जसपाल सिंह जी बैठे हुए हैं। इनके स्वागत के लिए मैं बुलाता हूं रवि प्रसाद जी। डॉक्टर जी से बुलाता हूँ अशोक जी करेंगे। तो अशोक है हमारे देश में मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, ये हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनके स्वागत के लिए मैं बुला रहा हूँ अशोक गौतम जी। समझने में दिक्कत हो जाएगी, टूटी फूटी हिंदी, कुछ इंग्लिश साथ मिला के बात करूंगा। मैं तो सामने की सीट पर बैठा था। आज का कोई बैनर नहीं, पोस्टर नहीं, न कोई विषय निर्धारित हुआ है। इसमें मैंने पर्सनली सोचा कि हमारे बीच में जो वक्ता बुलाए गए, इनवाइट किए गए हैं, दे आर द फाइनेस्ट थिंकर्स ऑफ देयर इन देयर सब्जेक्ट्स, दे आर हैव स्पेशलाइज्ड। अपने विचार और वैचारिकी और ज्ञान के क्षेत्र में इनका देश में एक प्रतिष्ठा पाई, एक इस्टेब्लिश पर्सन है नॉलेज और आइडियाज के फील्ड में। ऐसे लोगों के लिए जो इतने महान हस्ती हैं, जितने बड़े लोग हैं, उनको विषय की सीमा में एक किसी प्रिस्क्राइब्ड स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक विषय पर बोलने के लिए, निर्धारित विषय पर पहले से बोलने के लिए मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता। दे आर फ्री टू सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस, कीपिंग टू द सिनेरियो पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, एवरीथिंग and national narrative. They will speak on very burning national issue, important national issue. They are free to select and subjects of their choice and they are free. फिर भी हमारे देश में अब यहाँ पर थोड़ा सा हम गंभीर विषय की गहराई में जाने वाला हूँ। फिर भी हमारे देश में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संवैधानिक व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं के मध्य जो अंतर संबंध है
उनमें सामंजस्य और समन्वय के स्थान पर विसंगतियां, विरोधाभास, अंतर्द्वंद ये बढ़ता जा रहा, ऐसा मैं फील करता हूं पर्सनली। हमारे देश में मजहबी, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक इनके मध्य में अंतर संबंधों में जब सामंजस्य समन्वय रहता है तो युगों युगों से इतिहास से हिस्ट्री है, वो देश विश्व के देश का गुरु बन सकता है, विश्व का गाइड बन सकता है। इसका अंग्रेजी में मतलब ये होगा कि जैसा रिलीजियस सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम एंड सोशल सिस्टम, इनका जो इंटरेक्शन है आपस इंटरेक्शन, उनमें एक तालमेल बना रहना चाहिए, उनमें सामंजस्य बना रहना चाहिए। अगर धर्म समाज से झगड़ा कर रहा है, समाज धर्म के बीच में कंट्रास्ट है, विरोधाभास है, संस्कृति समाज के बीच झगड़ा है, तो संविधान के होते हुए भी देश में व्यापक समस्याएं पैदा हो जाती है। क्योंकि संविधान को धर्म, समाज, संस्कृति संपूर्ण सहयोग जब तक कोऑपरेशन नहीं मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कॉन्स्टिट्यूशन सामने विसंगतियां, विरोधाभास बढ़ देगा। इस समय जो अवस्था हमारे देश में, हमारा देश विसंगतियां, विरोधाभास, अंतर विरोध की ओर बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारतवर्ष का विरोधाभास आगे चल के भारत को विरोधाभासी देश में बना दे। अमर्त्य सेन की किताब जिसे नोबेल मिला हुआ उनको, उसका नाम ही भारत के विरोधाभास। जो कंट्रडिक्शन से बढ़ रहे हैं समाज के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, संविधान के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, ये विरोधाभास आगे चल के भारत के विरोधाभास, भारत को विरोधाभासी बनाने के लिए अगर आगे इस तरह की रोक नहीं लगी तो हमारे देश की संपूर्ण जनता को इस विरोधाभास से इस घटनाओं से टकराना पड़ेगा। इन टकराहटों के मध्य से जो व्यवस्था है, इस अव्यवस्था के बीच में से हमको व्यवस्था खोजने के लिए आज बैठा हूं। ये जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, इन अव्यवस्थाओं के मध्य हमको व्यवस्था की खोज करने के लिए हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सामाजिक। और सबसे बड़ा ये सीख है कि आजकल राजनीति का अपराधीकरण बहुत बातें होती हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। अपराध का राजनीतिकरण ये होता है, उसको सभी लोग जानते हैं, लेकिन अपराध का राजनीतिकरण ये है कि जेल में रहते हुए क्रिमिनल, अपराधी, बलात्कारी बगैर प्रचार के चुनाव जीत जाता है। इसको अपराध का राजनीतिकरण ये ज्यादा बढ़ रहा है। इस समय विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका बीच विरोधाभास, विसंगतियां बढ़ रही हैं। इनके अंतर संबंधों में भी सामंजस्य, समन्वय नहीं है। हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को यह भारत स्वतंत्र संवैधानिक गणतंत्र बना। 75 वर्षों की इसने यात्रा की। कुछ छोटी बहुत चुनौतियां आई, चैलेंजेस आए, उसको देश ने संभाल लिया और हमारे देश की दुनिया में एक मिसाल पैदा हुआ कि हमारे देश में यह संविधान जो है ये 75 वर्षों से अच्छा चल रहा है। लेकिन अब जो विसंगतियां आ रही, विरोधाभास और आज संविधान को जो चुनौतियां आ रही हैं, वो मजहबी राष्ट्रवाद से, धार्मिक राष्ट्रवाद, धर्म आधारित राष्ट्र। आगे चल के ये जो धार्मिक राष्ट्रवाद की वैचारिकी से संवैधानिक राष्ट्रवाद की वैचारिकी से टकराव होना आगे चल के वो जरूर हो जाएगा। इसमें भी टकराव आगे बढ़ेगा। हमारा समूह को हम समझते हैं कि हम सबको यहाँ से जो आंदोलन इनलाइटेंड इंडिया का मूवमेंट आगे वाला जो कार्यक्रम होगा, 3000 लोगों को बुलाया जा रहा है, ये लीड करेंगे। उसमें हम लोग संविधान को बचाने का, ये संविधान जिसको इतने वर्षों से हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया, उस संविधान का अगर चुनौतियां किसी कोने से आएंगी तो हम सबको मिल करके, हमारा यही धर्म है, हमारा धर्म यही है कि हम अपने संविधान को बचाएं। क्योंकि संविधान ही एक तरीका है, न्यायपालिका एक तरीका है कि हमारा सामाजिक भेदभाव, शोषण, अन्याय, दुराचार, अनाचार, जितनी बुराइयां हैं देश में, उसका समाधान, उसका हल
सिर्फ न्यायपालिका और संविधान के माध्यम से ही संभव है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर संविधान और न्यायपालिका को चुनौतियां किसी कोने से आएगी, हम सबका धर्म है उन चुनौतियों के सामने के लिए हमको एक मूवमेंट इंतजार करना पड़ेगा। और ये जो वैचारिकी की मैं आइडियोलॉजी की बात किया, उससे एक नेशनल नैरेटिव सेटिंग किया जाता है जो लोगों की साइकी एटीट्यूड बदल दिया जाता है। हमारे देश में हम समझते हैं कि बुद्धिमत्ता की पहचान, मैंने एक रिसर्च किया है, बुद्धिमत्ता विजडम की क्राइटेरिया, विजडम को बुद्धिमान कौन है उसका एक ही क्राइटेरिया, बुद्धिमत्ता की पहचान सूचना और ज्ञान से नहीं, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से नहीं। कोई आदमी बुद्धिमान है सूचना और नॉलेज से नहीं, इन्फॉर्मेशन नॉलेज, बल्कि उसकी विचारधारा से होती है जो मार्ग से भटकी न हो। और जिस इंसान की विचारधारा मार्ग से भटक गई तो वो बुद्धिमान नहीं है। और विचारधारा किससे निर्माण होता है? साहित्य, इतिहास लेखन से, दर्शन शास्त्र से। और आप लोग इकट्ठे हमारे बीच में जो इंटेलेक्चुअल्स है ये स्पीच देंगे, डिलीवर करेंगे, आप लोग सुनेंगे। ये सब सुनने के बाद एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है दुनिया में, और यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म बेस्ड आइडियोलॉजी होनी चाहिए। ग्लोबल सिटीजन हम लोग यूनिक और यूनिवर्सल होना चाहिए आइडियोलॉजी, किसी सेक्टेरियन और नैरो नहीं होना चाहिए। और विचारधारा कैसे बनती है? साहित्य इतिहास में। तो बुद्धिमत्तापूर्ण साहित्य इतिहास लेखन समाज को जागृत करते हुए लोकतंत्र, शासन और सत्ता पर प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता है। जैसा हम ये कह रहे हैं, अंग्रेजी में इसका होगा कि बुद्धिमत्तापूर्ण, इंटेलेक्चुअल, हाईली बेस्ड ऑन साइंस एंड रैशनैलिटी, राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लिटरेरी राइटिंग, हिस्टोरिकल राइटिंग, समाज को अवेकनिंग, समाज में अवेकनिंग से भूमिका होती है। रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड सोशल अवेकनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। तो बुद्धिमत्तापूर्ण इतिहास लेकर समाज को जागृत कर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को कंट्रोल करता है, लोकतंत्र, शासन और सत्ता पर प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता है। जिस समाज का देश पर लोकतंत्र, शासन पर, सत्ता पर प्रभुत्व होता है, इतिहास और साहित्य भी उन्हें लिखा जाता है। आप देख लीजिए इतिहास साहित्य किसका लिखा जा रहा है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। इतिहास और कुछ नहीं, उन घटनाओं का वर्णन है जिसे विजेता वर्ग, शोषक वर्ग इस प्रकार से वर्णन करता है कि आने वाले वर्षों में पराजित वर्ग, शोषित वर्ग, गुलाम लोग उसको सही मानना शुरू कर देते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर राइटिंग होती है। हमारा कहने का मतलब, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम इतने कहना चाहूँगा कि आज हमारे बीच में जो वक्तागण आएंगे वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और उसी के साथ हम लोग आज एक कंक्लूजन, डिसीजन पहुँचेंगे। हमारा आगे का प्रोग्राम जो है 3000 लोगों को इकट्ठा करना है देश में, और हमारा ये जो विवाद है देश में न्यायपालिका से, जो हमारी न्यायपालिका में जो चीफ जस्टिस है उनको बड़ा सफ़र करना पड़ेगा, चारों तरफ इतने प्रॉब्लम आ जाएंगे, इतने यहाँ का स्पीकर लोकसभा के देखो क्या बोल रहे हैं। भाई देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन लायबल टू चेंज। देख, ये चेंज होते रहेंगे, ये आते जाते रहेंगे, वो आते जाते रहे, चेंज होते रहे, उसके हिसाब से हम न्यायपालिका को चेंज करते रहेंगे, उसके सिस्टम को बदलते रहेंगे। ये कंट्रोवर्सी देश में चल रही है। हमारे बीच में मार्गदर्शक लोग आए, हम ज़्यादा न लेकर उनका धन्यवाद करेंगे। आगे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में आज उद्घाटक fully following what brother was saying, but by and large 90% of the what he was talking I could follow. Because in the society there are various problems. We cannot find solution for everything. But one thing is we must do is that we must educate our children and we must acquire the power. Power is that is the only way to control the whole country. There is no use in just crying out. There is just no, we are denied, we are not given this, we are not given this. We will get, provided we are competent enough to grab that power, and we will get it. So for that we should empower our people, our women, our children, our people should be empowered to get and make use of that power. Let it be Congress, let it be BJP,
or let it be any other political party. We should get the appropriate portion of the power. Unless that power is not there, we are nowhere. So our constitution, our laws are good enough to acquire, but we have a sort of feeling, oh, why should we do it? We should be competent enough to get educated. Education is that is the only way we can come up. Our children should be get the best education. There is no monopoly over the intelligence. We have got the intelligence. The same intelligence, same sort of brain. Our children are sometimes more intelligent. The way children talk, our children talk more intelligently than any other high caste children. But to train them, give them the spirit to acquire more and more, they go up. That spirit is lacking. Unfortunately, that is lacking. Our children have not that spirit to acquire a name, good name, and good power, good job, good intelligence and all. Now the whole world is going to be one. A large number of students are migrating to England, Canada, Australia and America. Our students also should go. They should go abroad and study and come back. And whenever they are well versed in any subject or anything, they cannot be ignored. The America, the best thing is there. Everything is very, very competitive. There is no discrimination. When there is quality is there, they will select. There is no a professor becoming to qualified to be the joint professor to become the high post. 6 hours interview there in America. He is asked to face interview for 6 hours. He is working in the same college, but there are various other courses. That is, they want the best one. So we will also, when our students, our children are the best, nobody can ignore it. They will come up. So the best way is to bring up and to bring up children. You should be careful also. When they are young, they should be reasonably good food they should be given. That is also very important. They should know, the children will not, the loaves are given there and will not take food. So the parents should be, when from the age 1 to 7, we should be careful in making them eat reasonably, not very high cost food is not required. In all natural food there are necessary ingredients to grow up. But we should be careful about our children's food, education, their upbringing. That is the only way to catch power. Then the next generation. So now, when we grow up the next generation, we will get power. We need not bother about these political parties giving not. They will have to recognize us. There is no other way. When we are the best one, they cannot ignore it. They will have to come up. So that is how we should work out, and that they should percolate into the society. Oh, our children is poor, he is not studying, he is not paying attention. So this sort of complaint shall never be. We should pay attention to our children, and they should, to the extent possible. Now, because almost all the Sarkari schools are best, even in Delhi also, fairly good schools. In Kerala, Sarkari schools are best. People started taking TC from the private management schools to government schools because they are giving the best education in the government schools. So we should make use of it, and the revolution will come. They slowly come to the society, and we need not always
Because when we are crying, oh, they only say, you need not bother about it. They let them cry out. In democracy, nobody will bother about, because they can shout more. So those who are shouting more will get power. But we should be able to control the society. That intellectual power should be best with us. That intellectual, how to get that intellectual power is the main thing we have to work it out. It is not an impossible thing. It may look impossible, but it is not an impossible thing. It is possible. It can work out. Our children there are now the problem is the female students, the girls are studying well, but the youngsters are, they now either after the drinking or after this drug problem. That is that you should be carefully watch your children, that if he is diverting to any other such things, that you should personally see that the parents should be fair enough to, they should devote attention, they should be, you extend your love and affection, then they will not go astray. If you don't shower your blessings and love and to the children, they will go, they will have their own thinking. I am very happy that Sridhar Prasad is taking interest in the social problems and he is taking interest. I have also occasion to participate in a meeting some years back. So I will continue to be here. I am doing some arbitration work in Delhi, so I am in Delhi even after retirement. So, and now I am on the commission, as all of you know. I started. Work has not been started, but It is important assignment. I don't want to comment anything Nissan on is that. watching, sir. You. Very killing Nissan is watching your very important role in democracy. Let them watch. I don't mind. He is chairman of the committee. So thank you very much. For the conclusion, intellectualization of the society, intellectualization of the process of intellectual, you should start beginning from your children, partly by upbringing, partly by education, partly by your surrounding and environment and home environment. They will grow, they will develop, they will inbuilt character, they will grow and evolve as a nice human being and good individuality with personality. Going for you have to lead. इनकी वाइफ को दूंगा कि इतनी टॉलरेशन है और ये है कि मैं ये चाहता हूँ एक कोई लेक्चर दे रहा था, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो किसी ने तक आके कह दिया तुम्हें क्लोरोफॉर्म चाहिए। So ब्रेविटी इज द सोल ऑफ वेट, ये अंग्रेजी में कहते हैं कि आप थोड़े में बहुत कुछ कन्वे कर सकते हैं। और हमारे चीफ जस्टिस साहब तशरीफ ले गए, लेकिन उन्होंने जो एम्फेसिस दिया वो था एजुकेशन पर। अगर आप में एजुकेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं, चाहे आप इस संस्था से लगे हुए हैं या किसी और टास्क से कनेक्टेड हैं, नहीं, एजुकेशन है। आप ये सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने दिया, वो कौन था, उसकी कास्ट क्या थी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन वो दे गया जो दुनिया में एक मिसाल है। Why could he do it? क्यों ऐसी चीज वो एक कायम कर गया एजुकेशन की वजह से। सो एजुकेशन बहुत जरूरी है। पर मैं आपसे मैंने अर्ज किया कि मैं जो भी
एक बगावत के तौर पर मैं जो भी कहता हूँ वो एक तो लिख कर कहता हूँ, एक सब कुछ तो नहीं कहा, और उर्दू में कहता हूँ। अब आपके लिए परेशानी ये होगी कि शायद आपको वो समझ ना आए। उर्दू समझ लें। तो वो एक उर्दू का शेर है कि बक रहा हूँ जनूब में क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो अब मैं आपको वो आपके इस सब्जेक्ट से दूर ले जाकर आज के हालात पर जो मैंने लिखा है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उम्मीद है आपको कुछ बिल्कुल समझ आएगी कि मैं कन्वे क्या करना चाहता हूँ। डॉक्टर शीतला प्रसाद जी को बरसों से जानता हूँ। दिन बदल गए, मौसम बदल गए, हालात बदल गए, सरकारें बदल गई, हमारा रहन सहन बदल गया, बोलचाल का अंदाज बदल गया, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं बदले। वही एक लगन, एक सोच, देश के लिए कुछ सोचा जाए, समाज के लिए कुछ किया जाए। हम बदल गए, या यूँ ये कहिए कि हम वो नहीं रहे। गर्दन झुक सी गई है, दिमाग धुंधला सा गया है, सोच बदल गई है। तो एक अनजाना सा डर है, एक खौफ सा तारी है आज के वातावरण से। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं यहाँ आओ, बैठो, कुछ अपनी कहो, कुछ औरों की सुनो। बात करनी भी हो तो क्या करें। बचपन में शाम ढले पिताजी उंगली थामे पचकुइया रोड के पास भंगी कॉलोनी ले जाते थे महात्मा गांधी को सुनने के लिए। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मुझे भी याद हो गया था, अक्सर गुनगुनाया करता था। हर इतवार शाम ढले पहले वो मुझे पहाड़गंज और बिंदु आश्रम ले जाते। मेरी उंगली पकड़ महास्वामी रंगनाथ नंदा गीता पर भाषण देते अंग्रेजी में। मैं मौका मिलते ही फूलों से भरी क्यारियों में नाचता कूदता। मेरे पिताजी को इसका इल्म था। वापसी में वो मुझे पंजाबी में उस लेक्चर का मतलब समझाते। और हाँ, गुरुद्वारे तो हम जाते ही थे, कीर्तन सुनते। मानस की जात सब है एक ही पहचान वो, तमाम इंसानों को एक ही समझो। एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। ये तमाम सृष्टि एक ही नूर की पैदाइश है। किसी को अच्छा और बुरा मत बांटो। ना को बैरी ना है बेगाना, सकल संग हमको बनाई। कोई दुश्मन नहीं, कोई बेगाना नहीं, सबसे भाईचारा रखो। हर मंगल के रोज मेरी हर मंगल के रोज
माँ बिरला मंदिर भेज दी, इस हिदायत के साथ कि आरती में ज़रूर शामिल होना और आरती के बाद जो प्रसाद मिले वो लेकर आना है। हम दम लगाकर आरती पढ़ते और वापसी में प्रसाद चट कर जाते। लिहाजा माँ हर महीने पंडित जी से पूछने जाती, जसपाल आरती में शामिल हुआ कि नहीं। ईद आती तो मेरे दोस्त अख्तर हुसैन, जिसे हम अक्खू कहकर बुलाते थे, उसकी माँ बड़ी सी थाली में ईदी लाती, दुआएं देती और हम दिन भर खाते और अक्खू के साथ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर उछलते कूदते। दिस इज ऑल एन इंडिकेशन कि हमारा कल्चर क्या था। अब उम्र के इस पड़ाव पर जब पीछे झांकता हूँ तो सोचता हूँ, क्या ये ख्वाब था कि हकीकत? अगर वो ख्वाब था तो अपने आप को दोहराता क्यों नहीं? अगर वो सच था तो आज वो सच्चाई क्या हुई? वो मेरा बाप कहाँ है जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे इंसान बनाने की धुन में कभी गीता के श्लोक सुनवाता, कभी गुरुद्वारे में ना को बैरी नाए बेगाना के शब्द को सुनने को कहता, ना उस पतले दुबले हड्डियों के पिंजर वाले गांधी के लेक्चर को सुनने के लिए ले जाता। गांधी गोलियों का शिकार हो गया। मेरा दोस्त वतन छोड़कर अपने एक नए वतन को पधार गया। आज के स्वामी रंगानाथ नंदा जहर उगलते लगते हैं। गुरु ग्रंथ साहब को भिंडरावाला और अमृतपाल सिंह इस्तेमाल कर रहे हैं। रा जंग हो गए हैं। लीडर यज्ञति और भाईचारे की जगह जहर उगल रहे हैं। आज सनातन धर्म नहीं बल्कि गोली मारो सालों का प्रचलित है। इसी गोली का दौर धारा है। आज गेरुए कपड़े और मुसलमान की टोपी में कोई मेल नहीं। वो मेरा बाप कहाँ गया? वो मेरी माँ क्या हुई? वो मेरा अक्खू क्यों आंखों से ओझल हो गया? मेरा मंगल का प्रसाद क्या हुआ? एक अजब सा वातावरण है, एक अनजाना सा माहौल है। वो सुबह सवेरे के हवा के झोंके जिस्म को झुलसते क्यों हैं? दम घुटता सा क्यों है? वो हंसी, वो चैन, वो सरूर, वो मौसमों का बांकपन, वो सब कुछ क्या हो गया? आज हिंदू हिंदू क्यों नहीं? आज मुसलमान के चेहरे पर वो रौनक क्यों नहीं है? उसकी आंखों का नूर क्या हुआ? हमारे अंदर का जो हिंदुस्तानी था वो आज क्या हुआ? ऐसा क्यों है कि मेरी बेटी, मेरी बहन अपनी हिफाजत के लिए, अपने हकूक के लिए कानून का सहारा भी नहीं ले सकती? वो रोती है, खून के आंसू बहाती है, लेकिन हाकिम है कि सुनकर और उसके नौकर तक सब चुप हैं। और इस पर जुल्म ये है कि तुम अपने हक के लिए लड़ती क्यों? जुल्म पर जुल्म है, ताकीद ये सयाद की, काट डालूंगा ज़बान तूने अगर फरियाद की। हमारी आवाज़ दबाने के लिए सेडिशन के कानून को और मजबूत किया जाएगा। और हाँ, अपने बावर्ची खाने में रखे हुए फ्रिज को देखते रहिए। ये एक इंसिडेंट हुआ था कि एक मुस्लिम के घर में उसके फ्रिज को देखा गया था। और हाँ, अपने बावर्ची खाने में रखे हुए फ्रिज को देखते रहिए। उसमें जो पड़ा है वो आपकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। और हाँ,
फैज़ की वो नज़्म, फैज़ अहमद फैज़ उर्दू का बड़ा मशहूर शायर है, उसका ये शेर है, जब जुल्म व सितम के कोहे गिरा, पहाड़ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जुल्म व सितम के, जब जुल्म व सितम के कोहे गिरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। इसे हरगिज़ ना पढ़िए, आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब आप आ जाओ वहां से यहाँ। वो समय बड़ा कठिन होता है जब अपने से विद्वान लोग मंच पर आसीन हों। अब हमारे बीच में देश के फॉर्मर चीफ जस्टिस पधारे थे, बालाकृष्ण साहब, जो भारत की मिट्टी से निकले हुए थे और किन तकलीफों से वो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने होंगे, ये अनुमान से थोड़ा दूर की बात है, साधारण बात नहीं है। जो सिस्टम हमको मिला है भारत का, उसमें कोई गरीब आदमी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाए तो ये अनोखा एक चमत्कार भी है और उसके ऊपर एक ईश्वरीय कृपा भी है। अभी जसपाल साहब हमारे ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ बैठे हैं। वो साधारण दिखते हैं लेकिन असाधारण व्यक्तित्व तो लिए हुए। हम उनको नमन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत हम करें, आभार व्यक्त करें, क्योंकि उनको कोई आवश्यकता इस वक्त निजी नहीं है कि वो किसी ऐसी ऑडियंस में जाएं जहां इस तरह का कोई विषय हो जो सब विषयों से अलग हो। ऐसा विषय हो, ऐसी ऑडियंस हो जो सब विषयों से अलग हो, जिस पर कोई विचार न करता हो, उस विषय में भी वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम उनको पुनः धन्यवाद करते हैं, बहुत आभार मानते हैं। जो कविता या जो शब्द उन्होंने कहे हैं, निश्चित रूप से वो दिल को छूने वाले हैं और वो हमारी सभ्यता को बताते हैं। और अब हम कहां जाकर के चौराहे पर खड़े हो गए, अब हम कहां जाकर चौराहे पर खड़े हो गए हैं, ये प्रश्न आज सारे देश के सामने है, क्योंकि संविधान खुद में संकट में है। ये देश के सामने एक लाजिम सवाल है और इस पर हम सबको ही गौर करनी होगी। अब हमारे जो तीसरे मुख्य अतिथि हैं या साथी हैं, अशोक जी जो हैं, वो पुलिस में हैं। तो यहाँ बैठने से पहले हम 5 मिनट उनके साथ बाहर बैठे थे, तो हमने उनको अपना कार्ड दिया कि हमारा छोटा सा कार्ड है। उन्होंने भी हमें हमारी इज्जत में इजाफा करने के लिए अपना कार्ड दे दिया। उसमें पीएचडी और डीलिट लिखा था। तो मैं तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ, हालांकि एलएलबी हूँ और मास्टर डिग्री है मेरे पास में। मैंने 20-22 साल गाजियाबाद प्रैक्टिस में भी किया, फिर थोड़ा सोशल लाइफ रही, कुछ पॉलिटिकल रही। तो डीलिट और पुलिस और पीएचडी ऐसे मेरे दिमाग में आया कि तो मेल नहीं है कुछ भी। तो मैंने उनसे सहज सवाल किया कि आप पीएचडी हैं, डीलिट है और पुलिस में है, आपका मन नहीं भरा पुलिस से? ऐसे मैंने सीधा सीधा उनसे पूछा। तो वो ना तो घबराए, ना उनका विश्वास डगमगाया, बल्कि पूर्ण दृष्टि, पूर्ण एक दृढ़ संकल्प से उन्होंने कहा कि नहीं, सब जगह कुछ ना कुछ करने का अवसर है। मेरे पास जो योग्यता है, मैं पुलिस को ही इसको दे रहा हूँ, पुलिस के द्वारा ही अपनी सेवाएं बढ़ा करके विकसित कर रहा हूँ, पुलिस के सिस्टम को बढ़ा रहा हूँ। ये एक भाग हो गया उनका, जो उन्होंने साधारण से असाधारण की लाइन में जाकर के अपने को खड़ा कर लिया है। समाज से, पुलिस वालों से कोई ज्यादा अपेक्षा समाज के लोग करते नहीं है। लेकिन अब मेरा मिथक थोड़ा थोड़ा बदल रहा है इस उम्र में, खासतौर से अशोक जी से मिलने के बाद। और इसी कड़ी में एक पुलिस वालों की टीम एक बड़ा काम इस देश में कर रही है। आप में से कुछ लोग उसको जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। गुर्जर कम्युनिटी के कुछ गांव लौनी के साथ है,
12 गांव बैसलों के हैं, 12 किसानों के हैं, जो बूथ की बात अशोक जी कर रहे थे। उसमें लाल बहार नाम का एक व्यक्ति इंस्पेक्टर पुलिस दिल्ली में था, अभी वो मानव आयोग में प्रमोट होकर के उधर चला गया और डीएसपी बन गया। तो अभी 7 साल पहले अपने गांव के युवाओं को लेकर के उसने ऐसे ही एक जो चौपाल गांव में खाली पड़ी थी उसको ठीक करा के उसको पाठशाला और लाइब्रेरी का रूप दिया। आज उसकी श्रृंखला 300 से अधिक लाइब्रेरी लौनी, दादरी, एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और उसमें बड़े स्तर के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जुड़ गए हैं। और उनमें हजारों की संख्या में केवल गुर्जर कम्युनिटी के बच्चे नहीं, दूसरे भी जो गांव में जातियां रहती हैं वो भी बच्चे उनके साथ पढ़ रहे हैं। एक बड़ी संख्या में वो सेवाओं में जा रहे हैं। जो मिशन अभी चीफ जस्टिस साहब बता के गए कि शिक्षा पावर है और पावर के बिना कुछ नहीं है। तो अभी छोटा सा ऐसा मिसाल आया कि जो गवर्नर है यूपी की आनंदीबेन पटेल, उनको हम गुर्जर वंश से जोड़ लेते हैं, पटेलों को, सरदार पटेल को। तो वो यूनिवर्सिटी की वाइस चेयरमैन है, क्या होती है वो? चांसलर सर, चांसलर है। तो वो महिला जमीनी है, जो मुझे लगा उनके कैरेक्टर से, उनको देख करके, बात सुन करके। तो उन्होंने एक समीक्षा के लिए मीटिंग बुलाई। तो उन्होंने जब उनके स्टाफ ने वो सब रखा सारा विषय कागज का, तो उन्होंने ये पूछ लिया कि बच्चों के लिए क्या कर रहे हो, गांव के बच्चों के लिए क्या पूछ लिया उन्होंने? बीसी से पूछ लिया। तो उसमें एक गुर्जर बाय द वे लेक्चरर था उसमें, और वो उसने हाथ उठा दिया। मैं तो हाँ बताइए क्या बात है? तो कहा कि हमने 300 लाइब्रेरी बनाई है और हम देश के बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं। 500 हो गई है। 500 भाई बता रहे हैं, 500 हो गई है। मतलब एक अच्छा है। और उनका मिशन ये है कि कुछ 6 लाख या कितने गांव हैं, तो उन्होंने ये स्लोगन अब ब्याह शादियों में भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है कि 6 लाख लाइब्रेरी का भारत का सपना है, वो हम पूरा करके रहेंगे। ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। खैर कई कलेक्टर्स, आईएएस, आईपीएस हमारे उसमें जुड़ गए हैं, अपने जिलों में प्रधानों की मीटिंग ले रहे हैं। तो देश के लिए एक जो, जब मैंने पहली बार पाठशाला से देखा पोस्ट, तो मुझे ध्यान आया था, मैंने बीएसपी में रह के कुछ मिशन की चीजें पढ़ी थी। बीजेपी, कांग्रेस में मेरे पहले रहा, अब बीजेपी में हूँ एक लंबे समय से, आरएसएस में भी काम करता हूँ। तो लेकिन तो मिशन और सामाजिक जागरूकता की जो बातें काशीराम और अम्बेडकर जी के जीवन से मैंने पढ़ी, वो अभी तक और किसी राजनीतिक दल के कार्य क्षेत्र में मैंने पढ़ी नहीं। एक मैनेजमेंट है बस, एक खालिश पार्टियों का मैनेजमेंट है, केवल वोट लेने का और सरकार को बना लेने का। वो भी एक काम है राजनीति का। लेकिन जो चिंतन पर तीसरे व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, मैं तीसरे में अभी अशोक जी के बारे में मैं ये कहना चाह रहा था कि अब मैं 70+ हूँ, तो बहुत सारा अनुभव है जीवन में। 6 साल से ही घर को छोड़ा है, निकले हैं, कभी भैंस गाय को जंगल में ले गए, यहाँ ले गए, वो ले गए, कुछ पढ़ लिए, कुछ बच्चे पढ़ा लिए। तो बहुत सारे अनुभव मुझे हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, तो काफी मेरी उनसे उस वक्त काफी नजदीकियां थी, पहचान है पारिवारिक रूप से। और जब से गृह मंत्री हुए हैं तो उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल भी रहता है, बात करना भी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बहुत है। प्राइम मिनिस्टर से भी साल में 2-3 बार हम कहीं ना कहीं किसी अवसर पर किसी मीटिंग में नमस्ते कर लेते हैं, बात। एक बार हमें वहां अपना विषय भी रखने को मिला था, वो मैं इसका अभी वहां टाइम नहीं है, न जिक्र है। तो जीवन में जितने सामाजिक क्रांति के और संवैधानिक विषयों को मजबूत करने का जो विषय आज अशोक जी से मैंने सुना, मेरी जिंदगी के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है और मैं बहुत ही उनके लिए नमन करता हूँ। ये फॉर्मूले हमको चाहिए। ये काशीराम जी ने बहुत फॉर्मूले दिए थे, वो भी एक ग्रंथ है काशीराम भी। अंबेडकर एक चिंतक है और काशीराम एक इंजीनियर और आर्किटेक्ट है। बेसिक उसमें फर्क है। उनके जो फॉर्मूलाज थे काशीराम जी के, वो देश की जनता को और पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत निराश करते थे, बड़ी तकलीफ पहुंचाते थे। एक बार जो बहुत पुराना एक हमारा इंग्लैंड का वो रिपोर्टर था इंदिरा गांधी के समय में, मुझे अभी थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो ऐसे ही 20 साल पहले जब भारत में तो घूम रहा था, तो उसे किसी ने कहा कि कोई बहुजन समाज पार्टी है और काशीराम उसके वो हैं। तो वो ढूंढ ढांड के कहीं पहुंच गया और काशीराम साधारण व्यक्ति थे, लेकिन
असाधारण थे। कभी सैकड़ों साल में कोई आदमी पैदा होता है जिसमें कैलकुलेशन होता है समाज का, जो समाज को बदलने की क्षमता रखता है, जो किसी की परवाह नहीं करता है। तो जब वो मिले तो काशीराम जी से बात सुनने के बाद उसने लिखा, रिपोर्ट किया बीबीसी से कि भारतवर्ष में एक ऐसा जननायक है काशीराम, जिससे मुझे गांव में मिलने की मैं मिला। तो उसके सिर तो ठंडा था लेकिन उसकी छाती धड़क रही थी, और किस लिए धड़क रही थी कि भारत के आम लोगों को सत्ता तक पहुंचाना है। तो वो काशीराम थे। अब जो इस श्रृंखला को हमेशा मूर्तियों को परोसते रहते हैं माननीय डॉक्टर शीतल प्रसाद जी। अच्छा, ये आदमी, मैं पूछ रहा था श्रीमती जी से जब आप नहीं थे वहां, मैंने कहा ये क्या खाते हैं मुझे ये बता दो। भाभी कहूँ या माता जी कहूँ, मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर शीतला प्रसाद जी जो है ये खाते क्या है। खैर अभी कोई 4-5 साल पहले ऐसे घटनाक्रम में मुलाकात हुई थी, तो ये भी वही काशीराम जी की तरह ही हैं कि इनके भी सिर में राग में एक गोला धधकता रहता है, और निश्चित रूप से महान व्यक्ति हैं। मैं इनका वो पढ़ रहा था तो मेरी तो समझ में आधी बातें भी नहीं है उसमें, जो कुछ इतना फिलॉसफिकल लिखा हुआ है कि हम लोग उसको, बनारस के प्रोफेसर हमारे बेटे के मित्र थे, वो एक बार घर पे आ गए, बनारस यूनिवर्सिटी के थे प्रोफेसर, तो आर.के. कुछ उपाध्याय करके था। तो उन्होंने जैसे बातचीत शुरू की किसी टॉपिक पे, आधा फोन मैं 20 मिनट तो उनसे कंफर्ट रहा, फिर मैं अनकंफर्ट हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा भी मुझे उपाध्याय साहब आप इस टॉपिक को बंद करो, आप भोजन करो हमारे साथ। तो शीतला प्रसाद जी का सोच बहुत बड़ा है। सर्विस के बाद लोग बस आदमी रह जाते हैं, और सारी जितनी शक्ति है उसके अनुभव की, लेकिन जो शीतला प्रसाद जी के पास जो पूंजी है, ताकत है, वो समाज को दे रहे हैं, हम सबको जोड़ रहे हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, और मेरे लिए हमेशा वो माता पिता नहीं है तो मैं उनको ऐसे ही लेता हूँ कि मेरे बड़े भाई भी हैं और माता पिता भी हैं। अम्बेडकर जी के बारे में मैंने 2-3 दिन से, कल से कुछ लिखा पढ़ी की थी, वो समय नहीं है उसको सब पढ़ने का, लेकिन 1-2 बातें ऐसी थी जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो जैसे अभी जसपाल साहब ने कहा, तो हर्रा बच्चन के भी 2 शब्द हैं हमारी संस्कृति पर, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराते मधुशाला। जैसे थोड़ा सा मैं 2 मिनट ले ही रहा हूँ आप, ये जो किताब है ना, इसमें भारत की पूरी कल्चर है, और इन 3 महान लोगों के अलावा चौथे का नाम खड़ा करना इनके साथ बहुत मुश्किल काम है। कबीरदास जी की जयंती भी आज, वो कबीरदास जी की जयंती भी है, तो एक बार उनके लिए हम नमन करके उनका स्वागत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश के लिए जिन्होंने काम किया है। तो ये इतना बड़ा सोच होना, संत कबीर अपने में ये ग्रंथ है, अपने में पूरी सभ्यता है और पूरा भारत है, इनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ओशो जो दुनिया का फिलॉसफर रहा है, जिससे दुनिया घबराती थी और अमेरिका घबरा गया, लास्ट में उनको कोई पॉइजन इंजेक्शन वगैरह दिया जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, वो उस आदमी ने केवल ये कहा कि जीवन में मैंने सब पे हमला किया, लेकिन कबीर पे मैं हमला नहीं कर पाया। कबीर पर